हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए हिंदी में हम लोग एमसीक्यूज सीरीज़ को देख रहे थे और बहुत सारे टॉपिक से हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखे हैं अभी तक। आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, भारतीय राजनीतिक चिंतन या विचारक, ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं और कुल 30 प्रश्न को एनालाइज करेंगे। ठीक है, जैसा हर एक वीडियो में हम लोग करते हैं। तो ये शायद भारतीय राजनीतिक विचारक का सेकंड पार्ट होगा। पिछले पार्ट में भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस देखा था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का डिस्कशन। ये मेरे बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच, इंग्लिश से भी है, हिंदी से भी है। देखिए हिंदी से, कौटिल्य के राज्य को किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, तो कौटिल्य ने जो अपना राज्य की बात बताई, ठीक है, वो किस श्रेणी में आ सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य, वर्ग आधारित राज्य, पुलिस राज्य या मंत्रियों का राज्य। तो बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। तो कौटिल्य ने अपने राज्य को जो जो उनके बारे में बताया वो ऑप्शन ए लोक कल्याणकारी राज्य की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य से क्या तात्पर्य है, मतलब कि ऐसा राज्य जिसका कार्यक्षेत्र इस प्रकार से विस्तार हो कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। ठीक है, इसका जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जनता का संपूर्ण विकास करना तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, है ना। तो इस तरीके से जो कौटिल्य ने अपनी राज्य की अवधारणा बताई उसको कल्याणकारी राज्य के रूप में देखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन एक 4 मुख्य मंत्री परिषद के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आता है जो राजा को सहयोग करते हैं और तीर्थ कहे जाते हैं। ठीक है, तो कौन नहीं आता है पूछा जा रहा है। देखिए, महामात्य, पुरोहित, सेनापति या दुर्गापाल। तो बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्गपाल। ठीक है, दुर्गापाल या दुर्गपाल। तो कौटिल्य के अनुसार जो मंत्री परिषद का उन्होंने विवरण दिया, ठीक है, यह ना तो आधुनिक जो मंत्रिमंडल है उसके तुल्य था, न विधानसभा के समान था। मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं उठता था। ठीक है, जैसे कि आज मंत्रिमंडलीय प्रणाली में प्रचलित है। और जो मंत्री परिषद के जो प्रमुख होते थे उनको क्या कहा जाता था, महामंत्री। ठीक है, उनको महामंत्री कहा जाता था, ये चीज़ याद रखिएगा। और जैसे कोषाध्यक्ष जो होते थे उनको सन्निधाता कहा जाता था। ये सब कुछ वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो कोषाध्यक्ष होते हैं उसको क्या कहा जाता था, उसको सन्निधाता कहा जाता था, सन्निधाता करके धाता। ठीक है, तो कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। ठीक है, और जो मुख्य कर संग्राहक होते थे, मुख्य कर संग्राहक, ठीक है, इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था समाहर्ता, समाहर्ता। ठीक है, तो ये सब वर्ड के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे। ठीक है, और अपनी कौटिल्य ने अपनी राज्य संबंधी विचार में प्रशासन के लिए 18 अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों के वर्णन करते हैं। ठीक है, और उनको कहते हैं कि तीर्थ हैं। ठीक है, तो 18 अलग अलग अधिकारियों के बारे में बात करते हैं, जिनमें क्या क्या महामात्य हैं, सेनापति हैं, पुरोहित हैं, मंत्री हैं, ठीक है, प्रशासता हैं, युवराज हैं, ठीक है, नायक हैं, ये सन्निधाता हो गए, फिर समाहर्ता हो गए। इस प्रकार से 18 टोटल अधिकारियों के बारे में वो बताते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई, कौटिल्य द अर्थशास्त्र। ऑप्शन देखिए, हरमन कुलके तथा डाइटमर, रूथरमंड, जेसी हिस्टरमैन, एल.एन. रंगाराजन, आर.एस. शर्मा। तो बताइए यह किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एल.एन. रंगाराजन। ठीक है, तो एल.एन. रंगाराजन द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, बताइए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका वर्णन नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए, निशस्त्रीकरण, आपदा प्रबंधन, शासन कला या कूटनीति। तो बताइए किनका वर्णन नहीं मिलता है उनके अर्थशास्त्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निशस्त्रीकरण। इसका मतलब क्या होता है, डिसआर्मामेंट, मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, तो उसको धीरे 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 कम करना। ठीक है, इसको निशस्त्रीकरण बोलते हैं। तो आपदा प्रबंधन, शासन कला एवं कूटनीति के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अच्छे से वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कुछ बातों को। अर्थशास्त्र में टोटल कितने अधिकरण हैं, तो 15 अधिकरण। ठीक है, 15 अधिकरण और 150 अध्याय और 180 प्रकरण है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत जगह कुछ भी पूछा जा सकता है कि कितने अधिकरण हैं, कितने अध्याय हैं, कितने प्रकरण हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और कौटिल्य ने बताया है अर्थशास्त्र में कि टोटल जो संकट हो सकते हैं वो 8 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो 8 प्रकार के संकट के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, 8 प्रकार के संकट या विपत्ति जिनको बोलते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। जैसे क्या क्या हो सकता है, अग्नि, जल, बीमारी, ठीक है, चूहे उनमें से एक आते हैं, राक्षस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जबकि निशस्त्रीकरण एक क्या है, एक आधुनिक अवधारणा है, तो उस समय ये चीज़ नहीं थी, तो उन्होंने इसके बारे में बात नहीं किया है। ये और ये इनके बारे में बात हुई है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिए आप लोग। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। ठीक है, तो सबसे जो पुरानी स्मृति है वो कौन सी है, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति या विष्णु स्मृति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मनुस्मृति। ठीक है, आप लोगों को पता होगा मनुस्मृति से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मनु से रिलेटेड, इसीलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने मनु और मनुस्मृति से दिया है। ठीक, तो मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, और मनुस्मृति भारतीय शास्त्रों का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, और उसकी प्रासंगिकता मानी जाती है कि आज भी थोड़ी बहुत मिलती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें धार्मिक राज्य का समर्थन किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा मनुस्मृति में। ठीक है, धार्मिक राज्य के बारे में बताया गया है, उसका समर्थन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं। देखिए, अभी मैंने बताया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, तो 15, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और जैसे यदि कुछ चीज़ों को बारे में जान लीजिए, जैसे पहले जो 5 अधिकरण हैं, एक सेकेंड आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। तो देखिए, जो पहले 5 अधिकरण हैं 1 से लेके 5 तक, ठीक है, इस अधिकरणों में राज्य के आंतरिक प्रशासन पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो लिख लीजिए, राज्य के आंतरिक प्रशासन से संबंधित है यदि पूछा जाए। ठीक है, राज्य के आंतरिक प्रशासन से संबंधित 1 से 5 तक अधिकरण में बताया गया है। ठीक है, 6 से 13 जो अधिकरण है, ठीक है, इसमें क्या बात की गई है, जो राज्य के जो वैदेशिक संबंध है उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं वैदेशिक संबंध, लिख लीजिए, या विदेशिक संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और जो बाकी के 2 अधिकरण बच गए 14 और 15, ठीक है, इन अधिकरणों में क्या बात की गई है, राज्य के जो अन्य विषय हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, राज्य के अन्य विषय के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, अन्य विषय के बारे में। ठीक, और अर्थशास्त्र में सरकार के कितने भागों का उल्लेख है, तो ये चीज़ लिख लीजिए कि जो उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, ठीक है, उसमें सरकार के कितने विभाग के बारे में बात की गई है, सरकार के टोटल 34 विभागों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ नंबर याद रखिएगा। ठीक है,
और ये सब नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं है। वार्ता, आन्वीक्षिकी, निरुक्त या त्रयी? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी निरुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विद्याओं के बारे में बात किया है। कितने? 4। ठीक है, उनमें एक तो आता है आन्वीक्षिकी, ठीक है, दूसरा त्रयी, तीसरा वार्ता और चौथा जो आता है वो आता है दंड नीति। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, दंड नीति। तो इस प्रकार से अब 4 विद्याओं के बारे में कौटिल्य ने बताया है। ठीक है, आन्वीक्षिकी का मतलब क्या होता है? दर्शन या तर्क। ठीक, दर्शन या फिर तर्क जिसको बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा? योग दर्शन का ज्ञान आना, सांख्य दर्शक का ज्ञान आना। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। दूसरा चीज त्रयी। त्रयी का मतलब होता है धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान। ठीक है, तो धर्म अधर्म, ठीक है, या वेद का ज्ञान, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात की जाती है। वर्ण व्यवस्था, ये सब भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, और वार्ता मतलब क्या होता है? कृषि या फिर व्यापार आनी अर्थव्यवस्था का ज्ञान। ठीक है, कृषि, ठीक है, या फिर व्यापार, ठीक, या फिर अर्थव्यवस्था का ज्ञान। ठीक है, और दंड नीति तो जानते हैं, ये शासन कला या जिसको बोलते हैं यदि पनिशमेंट दिया जाता है कब? जब किसी प्रकार का क्राइम होता है ना, तो शासन कला या राजनीति शास्त्र से संबंधित है दंड नीति। तो इन चारों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मनुस्मृति के अनुसार राजनीति समाज का अभिन्न अंग है, और कारण में देखिए क्या है? यह वह आधारभूत घटक है जिसके बिना समाज नहीं चल सकता। ठीक है, तो बताइए इसमें से क्या सही क्या गलत है? तो इस प्रश्न में इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि दोनों यहाँ पे सत्य हैं और तथा आर ए की सही व्याख्या है। देखिए, मनुस्मृति ने कहा कि राजनीति समाज का अभिन्न अंग है और यह वह आधारभूत घटक है जिसके बिना समाज नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये मनुस्मृति के द्वारा कहा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मनु से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म का मूल सिद्धांत है दूसरों का कल्याण और छोटे समूह के कल्याण की अपेक्षा बड़े समूह के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज का हित अधिक श्रेयस्कर है। केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, क्या है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों सही है। ठीक है, तो धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? दूसरों का कल्याण करना, और छोटे समूह के कल्याण की अपेक्षा बड़े समूह के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, ये मनु से संबंधित है। ठीक है, और व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज का हित अधिक बढ़कर है। तो ये सब मनु से संबंधित है। इन सब बातों को नोट डाउन कर लीजिए या सिर्फ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ। राम मनोहर लोहिया के अनुसार यूरोपीय समाजवाद में निम्नांकित में से किनका अभाव है? ठीक है, तो जो राम मनोहर लोहिया ने यूरोपीय समाजवाद के बारे में बताया कि उसमें किस चीज़ का अभाव है, तो देखिए, इथोस जिसको लोकाचार कहते हैं, इलान उत्साह या जीवंतता। तो बताइए इनमें से किस चीज़ की कमी पाई जाती है यूरोपीय समाजवाद में, जो राम मनोहर लोहिया ने बताया। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा? लोकाचार, उत्साह या जीवंतता। ध्यान से देखिए, तो इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, और ये कहाँ पे मिल रहा है आपको देखने को? तो ऑप्शन सी में देखिए। ठीक है, उत्साह और जीवंतता, इन दोनों का नहीं मिलता है हमें जनरली वहाँ पे। ठीक है, यूरोपीय समाजवाद में, तो ये उनका मानना था राम मनोहर लोहिया का। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, उत्साह एवं जीवंतता नहीं मिलती है। ठीक है,
तो ये चीज़ देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, सूची 1 कार्य है और सूची 2 वर्ष का मिलान करना है, ठीक है, जिसे अंबेडकर ने अपनी रचनाएं प्रकाशित की। ठीक है, तो ये अंबेडकर से संबंधित है। उन्होंने जिस प्रकार की अपनी रचनाएं लिखी वो कब कब लिखी वो मैच करना है। देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ठीक है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स हु वेयर द शूद्राज। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से, और इधर है 1923, 1946, ठीक है, और फिर है 1945 और 1936। तो बताइए इसमें से क्या क्या मैच होगा। पिछले लेक्चर में भी मैंने अंबेडकर के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, तो बताइए इसमें से क्या क्या कब मैच करेगा। देखिए बताइए, तो देखिए यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये कब लिखा गया था। ये उनकी पीएचडी थीसिस थी, जो मैंने बताया था 1923 में लिखा गया था। तो बी का वन देखिए एक ही स्टेटमेंट सी में है, ठीक है, तो ए का 4 मिला लीजिए, ठीक, और सी का 3 मिला लीजिए, और डी हु वेयर दी शूद्रास, ठीक है, ये डी का 2। तो देख लीजिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 1936 में, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 में, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स 1945 में, और हु वेयर द शूद्राज, ठीक है, ये 1946 में लिखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है कि कब कब लिखा गया, उनके द्वारा जो भी किताबें हैं या जो भी पत्रिकाएं हैं वो कब कब लिखी गई, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए, ठीक है, 1936 में बी आर अंबेडकर ने बॉम्बे प्रांत के चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया। ठीक है, राजनीतिक दल का क्या नाम था। ठीक है, तो उनके द्वारा जो राजनीतिक दल का गठन किया गया उसका नाम क्या था ये बताना है। ठीक है, और आपके ऑप्शन से बैकवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र दलित आंदोलन, बैकवर्ड पीपल एसोसिएशन या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो बताइए कौन सी पार्टी का गठन अंबेडकर के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, तो ये अंबेडकर ने गठन किया 1936 में, और उन्होंने ये बताया कि हम लोग 17 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, अंबेडकर ने सामुदायिक बंधन को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका सुझाव दिया था। ठीक है, उन्होंने अंतरजातीय विवाह का सुझाव दिया। ठीक है, उन्होंने अंतरजातीय भोजन करने का सुझाव दिया, और फिर है उन्होंने तर्क दिया कि वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने वाले शास्त्रों को त्याग दिया जाना चाहिए क्योंकि वे न्याय संगत नहीं हैं और समाज के वर्गीकृत संगठन को वैध मानते हैं। तो बताइए इसका क्या जवाब होगा। इसका क्या जवाब होगा, सोचिए बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है उसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अंबेडकर ने सामुदायिक बंधन को बनाए रखने के लिए इन तीनों चीज़ों के बारे में बात की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का चयन कीजिए। समाज सुधारक और शिक्षक सर सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज की स्थापना की, जिसको मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज बोलते हैं। मुस्लिम ओरिएंटल MAO एंग्लो, ठीक है, इसका मुस्लिम MAO है कि MOA होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो MAO कॉलेज की स्थापना की सर सैयद अहमद ने। सर सैयद अहमद खान एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो बताइए इनमें से क्या सही है क्या गलत है। ये सैयद अहमद के बारे में है, तो इसका ऑप्शन है सी,
1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसका मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हो जाएगा, ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, तो याद रखिएगा। और सर सैयद अहमद खान जो है भारत के एक प्रसिद्ध राजनेता हुए, इस्लामिक सुधारक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और उन्होंने एक गुलशन स्कूल की भी स्थापना की थी। तो इन केस पूछा जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा गुलशन स्कूल की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। और जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसकी स्थापना 1875 में हुई, ठीक है। और ये दक्षिण एशिया की प्रथम मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों एक सेकेंड, जो पीछे हमने क्वेश्चन बताया ये, ठीक है, यूरोपीय समाजवाद में निम्नांकित में से किनका अभाव है। इनमें एक्चुअली सी नहीं होगा, एक सेकेंड, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 2 नहीं होगा बल्कि तीनों होगा, ठीक है। तो उन्होंने तीनों बताया था, तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और लोकाचार, उत्साह और जीवंतता, इन तीनों की कमी यूरोपीय समाजवाद में देखने को मिलती है राम मनोहर लोहिया के द्वारा, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये हमने देख लिया था। यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, हमें बताना है, ठीक है, उनका जन्म स्थान कहाँ पे है। पंडित रामाबाई का जन्म स्थान, काजी नजरुल इस्लाम, भाई कान सिंह, ईवी रामास्वामी नाइकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बताइए, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ए का 4, पंडित रामाबाई का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। फिर बी का देखिए, बी का 1 पश्चिम बंगाल में, भाई कान सिंह सी का 2, ठीक है, और डी का कहाँ है, 3 तमिलनाडु, रामास्वामी नाइकर, है ना। तो इस तरीके से मैच कर लीजिए, थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन कहाँ से थे। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने बम्बई विधानसभा निर्वाचन में कितनी सीटें प्राप्त की। जैसे मैंने बताया था कि 17 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए बात कही थी, इसलिए ये पार्टी बनाई थी। तो कितने सीटों पे उनको मिला, जीत मिला, ठीक है, तो ये बताना है, 14, 15, 16 या 17। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है बी, 15, 15 आउट ऑफ 17। तो 17 सीटों में से उनको 15 सीटों में जीत मिली थी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे गठन तो 1936 में हुई थी पार्टी, ठीक है, और चुनाव लड़ा गया 37 में, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अरबिंदो के चिंतन में अति मानव का विचार निम्नांकित में से किस विचार से ग्रहण किया गया है, ठीक है। अति मानव का विचार जो अरबिंदो का है, इस चीज को पहले नोट डाउन कर लीजिए कि अति मानव का विचार अरबिंदो के द्वारा दिया गया है, ठीक है। निम्नांकित में से किस विचार से ग्रहण किया गया है, ठीक है, तो यह विचार किनके विचार से लिया गया है, फ्रेडरिक नीत्शे, प्लेटो, अरस्तु या कार्ल लैम्प्रेक्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फ्रेडरिक नीत्शे, ठीक है, इनके विचार से यह विचार उत्पन्न हुआ है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दयानंद सरस्वती ने राज्य की अपनी परिकल्पना के अंतर्गत निम्नांकित में से किस निकाय का उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। धर्माई सभा, विद्यार्य सभा, राजार्य सभा, न्यायार्य सभा। तो बताइए दयानंद सरस्वती ने राज्य की कल्पना में किस निकाय का उल्लेख नहीं किया है, तो ऑप्शन डी, ठीक है, न्यायार्य सभा के बारे में बात वो नहीं करते हैं, ठीक है। और उन्होंने वेदों की सत्ता को सर्वोपरि माना है, ठीक है, वेदों की सत्ता को सर्वोपरि माना है। और उनका मेन जो नारा था वो क्या था कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है, और लौटो। तो याद रखिएगा यह किनका नारा था, तो दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है। ये 2 बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना कब की, 1887, 88, 89 या 90। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी 1888 में, ठीक है। 1888 में इसका गठन किया गया। तो ये सैयद अहमद खान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ईवी रामास्वामी नायकर का संबंध निम्नांकित में से किन राजनीतिक दलों या संगठनों से रहा है, ठीक है। जस्टिस पार्टी, द्रविड़ कज़गम, देसिया मुरपुक्कू द्रविड़ कज़गम, पट्टाली मक्कल कच्ची, ठीक है। तो हमें बताना ईवी रामास्वामी नायकर जो है उनका संबंध किस किस पार्टी से रहा है, किस किस दल से रहा है, संगठन से रहा है। इसका जवाब बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। केवल एक और दो, जस्टिस पार्टी एवं द्रविड़ कज़गम, ठीक है। इन दोनों से संबंध इनका रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। और पेरियार जो हैं वो धर्म के घनघोर विरोधी थे, ये चीज़ आप लोगों को पता होगा। और ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ हैं उन पे उन्होंने बहुत जोरदार प्रहार किया, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि 1924 में 1924 में केरल में एक वाइकोम सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। वाइकोम सत्याग्रह, ठीक, उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किसके साथ मिलकर राजा राम मोहन रॉय ने प्रिवी काउंसिल के समक्ष प्रेस की स्वतंत्रता हेतु याचिका प्रस्तुत की, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय ने जो प्रिवी काउंसिल होती थी उसके सामने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक याचिका दायर की। उनके साथ कौन कौन थे? द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद्र घोष, गौरी शंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों लोग इनके साथ गए थे, ठीक है, और इन्होंने याचिका दायर की थी, ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, कुछ बातें लिख लीजिए। जैसे इनको क्या कहा जाता था, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है, का अग्रदूत कहा गया है। और इनको एक बार एक चीज और से नाम से जाना जाता है कि आधुनिक भारत का जनक, ठीक है, आधुनिक भारत का जनक, ठीक है। तो इन दो नामों से इनको पुकारा जाता है, याद किया जाता है, तो याद रखिएगा। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना की। और भारतीय जो प्रेस है उनकी आज़ादी के लिए इन्होंने जोर से आवाज़ उठाया। एक सामाजिक सुधारक थे, है ना। और बंगाल में नव जागरण युग के पितामह के रूप में इनको माना जाता है, ठीक है। इन सब बातों को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस विचारक ने राजा राम मोहन रॉय की पुस्तक की प्रशंसा करते हुए उसकी शैली की तुलना जेम्स मिल से की है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, डेविड ह्यूम, जर्मी बेंथम, जेएस मिल या हर्डर। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जर्मी बेंथम, ठीक है। सॉरी। तो जर्मी बेंथम ने राजा राम मोहन रॉय की पुस्तक की प्रशंसा करते हुए जेम्स मिल से तुलना की। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने सती प्रथा का निवारण किया था, आपको पता होगा, राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, निम्नांकित विचारकों में से किसने दयानंद सरस्वती के बारे में अपना यह दृष्टिकोण दिया कि यह स्वर्ग के पुत्र का बाडेक्स्टर हैं, दिवस पुत्र, यह वह छाप हैं जो दयानंद अपने पीछे छोड़ गए हैं। किनका कहना था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो, महादेव गोविंद रानडे या रोमेश चंद्र दत्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंदो घोष ने ये बात कही थी उनके बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और जैसे इनकी जो बुक थी और विंडो से संबंधित बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी, तो आप लोगों को पता होगा। जैसे कुछ बुक, दिव्य जीवन इन्होंने लिखा,
दिव्य जीवन, जिसको डिवाइन लाइफ कहा जाता है इंग्लिश में। और क्या पुस्तक लिखा? द मदर्स सावित्री। ठीक है, सावित्री अ लीजेंड इन्हीं की पुस्तक है। और योग समन्वय से संबंधित इन्होंने लिखा पुस्तक, तो आप लोगों ने देखा होगा। और यदि नहीं देखा है तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट पे, जाके देख सकते हैं। वहाँ पे एक बुक्स के नाम तो आप लोग नोट डाउन कर ही सकते हैं। ठीक है, वो इंग्लिश में है लेक्चर, लेकिन देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ही लिखा गया है, हिंदी में ही एक्सप्लेन किया हूँ, तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारतीय लोग एवं ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ द्रविड़ों है, द्रविड़ों से अलग आ रहे हैं, इस मत के प्रतिपादक कौन है? अंबेडकर, ई एम एस नंबूदरीपाद, ईवी रामास्वामी नायकर या चो रामास्वामी। तो किनका मानना है कि जो उत्तर भारतीय लोग एवं ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग हैं, आ रहे हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रामास्वामी नायकर का ये मानना था। ठीक है, और उनको तमिलनाडु के वो प्रमुख दलित शोषित नेता थे, गरीबों के मसीहा के रूप में उनको जाना जाता था। ठीक है, और उनका उद्देश्य था कि जाति जो वादी हैं, ठीक है, या गैर बराबरी वाले जो हिंदुत्व हैं उनका विरोध किया जाए। ठीक है, और जो दलित समाज है उनका उत्थान किया जाए। तो ये सब बातों को आपको याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सही समूह पहचानना है। बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर मोर्चा, ए के गोपालन स्वतंत्र पार्टी। तो बताइए इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब किया था? 1936 में, हम लोगों ने देखा। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव, इन्होंने किसकी गठन किया था, किस पार्टी का? तो याद रखिएगा समाजवादी दल से संबंधित थे ये। ठीक है, तो समाजवादी दल, कांग्रेस समाजवादी दल। ठीक है, ऐसे तो समाजवादी पार्टी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस समाजवादी दल से ये संबंधित थे। ठीक है, वादी दल से आचार्य नरेंद्र देव। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस पार्टी की गठन की? तो आप लोगों को पता होगा जनसंघ, जो बाद में बीजेपी बनी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही उनका गठन किया था, जनसंघ, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने लाला लाजपत राय को समाजवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाला एक बुजुर्गवा राजनीतिज्ञ कहा? सुभाष चंद्र बोस, एम एन रॉय, दादा भाई नरोजी, सी आर दासो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। एक सेकंड इसका देखिए, यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एम एन रॉय, दादा भाई नरोजी और सी आर दासो। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, एम एन रॉय हो जाएगा। ठीक है, एम एन रॉय ने ये बात कही लाला लाजपत राय से संबंधित, इसको याद रखिएगा। और लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब के शेर के रूप में जाना जाता है इनको। ठीक है, पंजाब के शेर। ठीक है, और उन्होंने 1921 में एक सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम क्या था? सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, इसका गठन किया गया था 1921 में उनके द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और साइमन कमीशन के विरोध में जो नारा लग रहा था कि साइमन वापस जाओ, ठीक है, इन्होंने पंजाब में आंदोलन किया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक विचारक ने कहा कि समाजवाद का सार उत्पादन के साधनों की स्थिति के नियंत्रण में निहित है? ठीक है, अंबेडकर, पटेल, गांधी या नेहरू? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नेहरू। ठीक है, तो नेहरू जी का यह स्टेटमेंट था, आपको याद रखना है। और नेहरू ने एक प्रकार से लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में इन्होंने बताया। और उनका मानना था क्या कि उनका मानना था कि जो मार्क्सवाद से यह भिन्न है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की गांधीवादी अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्याग्रह सरकार के मनमाने तरीकों और कार्यों के लिए हिंसक प्रतिरोध की अनूठी प्रणाली वास्तव में मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार है। निष्क्रिय प्रतिरोध की अवधारणा सत्याग्रह की अवधारणा के पूर्ण निहितार्थ को समझने के लिए अपर्याप्त है। और फिर दो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा का आशय क्या होता है, इसका मतलब होता है विनय पूर्वक अवज्ञा करना। ठीक है, और गांधी जी ने अपने कार्य पद्धति के द्वारा भारत के ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो गलत कार्य किए जा रहे थे, गलत नीतियां लाई जा रही थी, ठीक है, तो उनके खिलाफ इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये एक्चुअली हमारा लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। निम्न में से किसने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की है। ठीक है, तो किनके द्वारा मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की गई है, सावरकर, एम.एन. रॉय, अरबिंदो या अंबेडकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एम.एन. रॉय। ठीक है, तो एम.एन. रॉय ने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य की सिद्धांत, ठीक है, उनका जो आलोचना किया है उन्होंने कहा कि एम.एन. रॉय ने कहा कि अतिरिक्त मूल्य के अभाव में कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और एम.एन. रॉय से संबंधित आप लोगों को पुस्तक के बारे में पता होगा, इन्होंने क्या क्या लिखा, और एक दो बुक लिख लीजिए। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स उन्होंने लिखा, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स, यह उनकी रचना थी 1929 में। ठीक है, दूसरा उनके द्वारा जो एक बुक लिखा गया वो है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना। ठीक है, यह बुक लिखा गया 1946 में। ठीक है, तो ये सब बुक्स के बारे में आप लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारे बुक्स कवर किए हुए हैं, सभी थिंकर से संबंधित, तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज इस सेशन में टोटल भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित 30 प्रश्नों को देखा। ठीक है, और आई होप कि सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो ठीक है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बताएं कि किस प्रकार के कंटेंट की आपको आवश्यकता है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। हम आपकी तैयारी में एक अच्छा मददगार साबित हो सकते हैं। तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।